गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अल्टीमेट अकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैराथन का सेट नंबर 2। यह जो सेट है यह बिहार द्रोह को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जो लोग इससे पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाके आप लोग वीडियो नंबर 1 का लेक्चर देख सकते हैं। और हाँ, जो लोग हमसे अल्टीमेट एकेडमी चैनल टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आप लोग जाके अल्टीमेट एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को हर एक वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए फाइनली आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पायनियर। पायनियर पत्रिका ने ही सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। यह एक्ट जो था लिट्टन के द्वारा लाया गया था। लिट्टन के द्वारा इन्हें 1878 ईस्वी में लाया गया था। इसको रिमूव किया गया था, रिपन के द्वारा इसे विड्रॉ कर लिया गया था। रिपन के द्वारा इसे 1881 ईस्वी में विड्रॉ कर लिया गया था। इस एक्ट लाने का जो पर्पस था, इसका पर्पस जो था वो था कंट्रोल करना इंडियन प्रेस को, कंट्रोल टू इंडियन प्रेस। ठीक है, इंडियन प्रेस को कंट्रोल करने का इसका मुख्य मकसद था। फाइन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासन काल के दौरान घटित हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वारन हेस्टिंग। वारन हेस्टिंग के समय ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो विनर रहा था, यदि इसके विनर की बात करें तो वो जो था आपका मराठा इसमें विनर रहा था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जैसे ये स्टार्ट जो हुआ था, यह जो स्टार्ट हुआ था ट्रीटी ऑफ सूरत के तहत स्टार्ट हुआ था। ट्रीटी ऑफ सूरत के तहत इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका इंड जो हुआ था वो हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ सालवाई। ट्रीटी ऑफ सालवाई के तहत इसको ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहांगीर। उस्ताद मंसूर जो थे जहांगीर के दरबार में एक बहुत फेमस पेंटर थे। उस्ताद मंसूर के अलावा भी जहांगीर के दरबार में जो पेंटर थे वो थे मोहम्मद नासिर भी जहांगीर के दरबार में बहुत फेमस पेंटर थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द्वैतावाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माधवाचार्य। माधवाचार्य जो थे द्वैतावाद के प्रतिपादक थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दीवान एक कोही विभाग की स्थापना किस शासन ने की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान एक कोही विभाग की स्थापना की थी। दीवान एक कोही विभाग जो था यह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जो हुआ था 1194 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1194 ईस्वी। चंदावर का युद्ध जो हुआ था यह गौड़ी वर्सेस जयचंद के बीच हुआ था। गौड़ी वर्सेस जयचंद के हुआ था। इसमें जो विनर रहा था वो आपका गौड़ी रहा था। विनर जो था वो आपका मोहम्मद गौड़ी रहा था, मोहम्मद गौड़ी। फाइन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संग्राम राज जो थे वह लोहार वंश के संस्थापक थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तारानाथ ने ही बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। बिंदुसार की बात करें तो यह जो था मौर्य डायनेस्टी का रूलर था। मौर्य डायनेस्टी का रूलर था। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी की बात करें तो इसका जो पहला रूलर था वो था चंद्रगुप्त मौर्य था इसका पहला रूलर। इसके बाद जो था बिंदुसार, उसके बाद आया आपका अशोका। यदि इसके लास्ट रूलर की बात करें, तो वो आपका था बृहस्पति था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बृहदीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तंजौर जो है आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। तो 2 भाग जो था, पहला जो था वो था आपका हीनयान और दूसरा था आपका महायान। यदि हम लोग बात करें प्रथम बौद्ध संगति की, तो प्रथम बौद्ध संगति जो था यह राजगीर में हुआ था। राजगीर उस समय जो शासक था वो था आपका अजातशत्रु। यदि बात करें तृतीय बौद्ध सम्मेलन की, तो तृतीय बौद्ध सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वह आपका हुआ था पाटलिपुत्रा में, पटना में हुआ था। और इसका इस समय जो अशोक एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो तो यहाँ से पटना में हुआ था। तृतीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन पटना में हुआ था। और उस समय जो राजा थे, रूलर थे, वो थे आपका अशोक। यदि बात करें द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का, तो द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था वो हुआ था आपका वैशाली में हुआ था। और इस समय जो रूलर था वो था आपका काला अशोक। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घोड़ा। बौद्ध धर्म के तीसरे तीर्थंकर का जो प्रतीक चिन्ह था वो था घोड़ा। तीर्थंकर को हम लोग लीडर भी बोलते हैं। तीसरे लीडर के जो प्रतीक चिन्ह था वो था घोड़ा। यदि हम बात करें पहले तीर्थंकर की, तो फर्स्ट लीडर जो था जैन धर्म का फर्स्ट लीडर जो था वो था आपका ऋषभदेव। फर्स्ट लीडर जो थे वो था आपका ऋषभदेव। वही बात करें हम लास्ट तीर्थंकर की, तो यदि हम बात करें लास्ट लीडर की, तो लास्ट लीडर जो थे वो महावीर थे। लास्ट लीडर जो थे आपका वो महावीर थे। इसको हम लोग 24 तीर्थंकर भी कहते हैं। 24 तीर्थंकर या 24 लीडर। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद जो है जादू टोना के बारे में भी इसमें डिस्क्राइब किया गया है। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख से। हून के आक्रमण की जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। हून के आक्रमण के समय जो था भारत का जो रूलर था, इंडिया का जो रूलर था वो था स्कंदगुप्त। उस समय स्कंदगुप्त का शासन था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आमजू कहा जाता था। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को आमजू कहा जाता था। वैदिक काल जो था यह आपका ग्रामीण सभ्यता था। वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुध। बुध में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। बुध के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। बुध जो है स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। और यह जो है नियरेस्ट टू द सन है, सबसे नियरेस्ट है सन के, नियरेस्ट टू सन। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। इसको प्रकाश स्तंभ क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि यह हमेशा कंटिन्यूअस इमिट्स लाइट्स, यह हमेशा लाइट को उत्पन्न करते रहता है। इमिट्स लाइट कंटिन्यूअसली। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? कौन सा कंट्री लैंडलॉक नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड जो है लॉकलैंड नहीं है, यह समुद्र के किनारे बसा हुआ है। समुद्र के किनारे, सी के किनारे बसा हुआ है। यदि बात करें लाओस, यह भी चारों ओर से लैंडलॉक है। उज्बेकिस्तान ये भी लैंडलॉक है। और कजाकिस्तान यह भी लैंडलॉक है। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आसवान बांध किस नदी पर अवस्थित है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नील नदी। नील नदी यह जो है विक्टोरिया लेक से निकलता है, विक्टोरिया लेक से निकलता है। यह कहाँ पड़ता है, तो यह साउथ अफ्रीका में पड़ता है। यदि बात करें अमेजोन की, तो अमेजन रिवर जो है यह वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट वाइडेस्ट रिवर है, वर्ल्ड का सबसे वाइडेस्ट रिवर है। यह भी आपको साउथ अफ्रीका में ही पड़ता है। फाइन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक। बाबा बुदन की जो पहाड़ी है कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2, 3। मूसी, कोयना और दूधगंगा, ये तीनों के तीनों कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी। यदि बात करें जलांगी की, यह जो है हुगली की सहायक नदी है, यह है हुगली की सहायक नदी है जलांगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है, किस मानसून के कारण होती है सबसे सर्वाधिक वर्षा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। यदि बात करें सर्वाधिक वर्षा में कितना परसेंट, तो ये 74% जो बारिश होती है वह आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्यों सीमा साझा करते हैं, भारत के कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा 5। भारत के 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। वो जो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो वो 5 राज्य है वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, असम, मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा। ये पांचों के पांचों राज्य जो हैं ये आपको बांग्लादेश से टच करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में यह शिमला कन्वेंशन के तहत इसको डिसाइड किया गया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लघु हिमालय। लघु हिमालय के अंतर्गत शिमला और मनाली आता है। शिमला और मनाली लघु हिमालय के अंतर्गत आता है, और लघु हिमालय को हम लोग मिडिल हिमालय भी कहते हैं। मिडिल हिमालय भी कहते हैं। मिडिल हिमालय के अंतर्गत और भी जैसे दार्जिलिंग, नैनीताल, ये सभी भी आपको मिडिल हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में पड़ता है। यदि बात करें गोवा में भी एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं गोवा। तो गोवा का जो बंदरगाह है वो है आपका मारमेगांव। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के कुल तटीय क्षेत्र की लंबाई की बात करें तो यह होता है 7516 किलोमीटर। यदि बात करें टोटल बाउंड्री की, तो टोटल बाउंड्री जो होता है इंडिया का वो होता है 15200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। फाइन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है, दलहन शोध संस्थान यह आपको कानपुर में पड़ता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कानपुर में एक और इंस्टीट्यूट पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं, कानपुर में एक और इंस्टीट्यूट जो पड़ता है तो उसका नाम है शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपको कानपुर में पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1965। इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर की बात करें तो यह आपको न्यू दिल्ली में पड़ता है, न्यू दिल्ली। इसका जो चीफ है, भारतीय सुरक्षा बल का जो चीफ है वो है अभी आपका चीफ की बात करें तो वो है आपका राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना उसका करंट में भी चीफ है। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टांसले ने ही सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तारापुर जो है यह आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। यदि बात करें काकारापारा का, यह जो है गुजरात में पड़ता है। और ये रावत भाटा की बात करें तो रावत भाटा आपका राजस्थान में पड़ता है। और नारोला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है यह आपका यूपी में पड़ता है। यदि कुछ और इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं परमाणु रिएक्टर के बारे में। जैसे सबसे पहला इंडिजीनियसली जो पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो जो था वो है आपका कलपक्कम। ये जो है भारत के द्वारा निर्मित सबसे पहला परमाणु रिएक्टर है। यह जो है आपको पड़ता है, यह भी तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तराखंड। राजाजी नेशनल गार्डन जो है उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1918 में भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, यदि बात करें इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो जैसे इन्वायरमेंट डे की बात करें तो यह आपको 5 जून को मनाया जाता है। यदि बात करें फॉरेस्ट डे की, तो फॉरेस्ट डे की बात करें तो यह आपको 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोम जो है यह इटली में पड़ता है। इटली की राजधानी है रोम। यदि बात करें जेनेवा में, तो जेनेवा में आपको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पड़ता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो आपको जेनेवा में पड़ता है। ठीक है, द हेग में आपको इंटरनेशनल कोर्ट है। इंटरनेशनल कोर्ट का जो हेड क्वार्टर है वो आपका द हेग में है। और पेरिस में यूनेस्को जो है यह आपको पेरिस में पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने ही राजनीति की रपटीली पुस्तक के लेखक थे। अटल बिहारी वाजपेयी की एक और इम्पोर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है संसद के 3 दशक। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं बात करें 18 अप्रैल की, तो यह जो है इस 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो आपको 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया था? तो चावल का जो मूल्य था वो निर्धारित किया गया था 3 रुपये पर किलोग्राम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 रुपये पर किलोग्राम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यदि बात करें इसके तहत मोटा फूड जो था वो आपको 1 रुपये पर किलोग्राम के दर से दिया जाता था। मोटा ग्रेन जो था आपको 1 रुपये पर किलोग्राम से दिया जाता था। वीट जो था आपको 2 रुपये
₹2 पर किलोग्राम की दर से दिया जाता है। वीट जो था ₹2 पर किलोग्राम दिया जाता है। इस अधिनियम के तहत टोटल 35 किलोग्राम फूड ग्रेन दिया जाता था। फूड ग्रेन दिया जाता पुअर फैमिली को। प्रत्येक पुअर फैमिली को 35 किलोग्राम फूड ग्रेन दिया जाता था। फाइन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनसंख्या को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरदार पटेल जो थे संविधान के सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। वही बात करें भीमराव अंबेडकर की, तो भीमराव अंबेडकर जो थे यह थे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है। वही राजेंद्र प्रसाद जो थे ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के वो चेयरमैन थे। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट जो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यदि बात करें रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो यह रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है वो आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा की बात करें तो कनाडा से लिया गया स्ट्रॉन्ग सेंटर। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीसरी अनुसूची मतलब थर्ड शेड्यूल में है। संसद और विधायक जो प्रतिज्ञा या शपथ ग्रहण का जो कॉन्सेप्ट है वह आपका थर्ड शेड्यूल में आता है। टोटल शेड्यूल की बात करें टोटल शेड्यूल जो है वह अभी टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 है। 12 शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्क कर रहा है। ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 तरीकों से। यदि बात करें भारतीय नागरिकता को कितने तरीके से प्राप्त किया जा सकता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए 5 तरीके से इसको अचीव किया जा सकता और लॉस किया जा सकता है 3 तरीके से लॉस। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। यह संशोधन जो था 86वां संविधान संशोधन यह 2002 में आया था। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49 में यह वर्णित है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रम कौन सा है? तो यह जो क्रम है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 14 एवं 13। राष्ट्रपति का जो क्रम है यह 14वां है और उपराष्ट्रपति की बात करो तो यह 13वां क्रम है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा जो अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फाइन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गॉडगिल फार्मूला। गॉडगिल फार्मूला के तहत किसी भी स्टेट को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलता है। स्पेशल स्टेटस का दर्जा की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट है जिससे स्पेशल स्टेटस का मान्यता प्राप्त है वो है 11। 11 स्टेट को स्पेशल स्टेटस का मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 वर्षों के लिए होता है। कार्यकाल जो है अध्यक्ष का 6 वर्षों के लिए होता है। फाइन, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलन गलत है? इसमें से गलत पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम.एल. सिंघवी। एम.एल. सिंघवी का जो था वो 1988 में नहीं हुआ था, यह जो हुआ था 1986 में हुआ था। एम.एल. सिंघवी समिति का जो गठन हुआ था 1986 में हुआ था। यदि बात करें बलवंत राय मेहता समिति की तो यह 1957 में आया था। अशोक मेहता समिति 1977 में आया था और जी.बी. के राव यह आया था 1985 में। ठीक है, अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो यह जो आता है यह आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची। समवर्ती शिक्षा जो है यह आपका करंट लिस्ट के अंतर्गत आता है, जिसे हम हिंदी में समवर्ती सूची भी कहते हैं। यदि बात करें संघ सूची में तो संघ सूची में टोटल 100 सब्जेक्ट हैं। संघ सूची में 100 सब्जेक्ट हैं। करंट लिस्ट में जो है अभी टोटल 51 सब्जेक्ट हैं। 51 सब्जेक्ट हैं। वही बात करें स्टेट लिस्ट में टोटल जो है अभी 62 सब्जेक्ट हैं। फाइन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जो है चीन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1928 ईस्वी में जीता था। किस खेल के लिए? तो हॉकी में जीता था। हॉकी में पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला था इंडिया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो वर्ष 2021 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 119 लोगों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस कहते हैं किसी जीवित शरीर के भीतरी कोशिका या ऊतक की मृत्यु को हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, XY। XY जो है पुरुष में लिंग गुणसूत्रों को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में। तो रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में आपको जलवाष्प पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। ये तीनों के तीनों पाया जाता है, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड इसका पार्ट नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो इनमें से कौन सा जंतु मेमल्स नहीं है? मेमल्स नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शार्क। शार्क जो है मेमल्स नहीं है, यह जो है आपको फिश के कैटेगरी में आता है। इसको हम लोग फिश के कैटेगरी में रखे हैं, ठीक है। यदि मेमल्स की बात करें, मेमल्स की उदाहरण की बात करें, तो उसमें आपको आ जाता है काउ, रैट, बैट, गॉट, ईटीसी। ये सभी के सभी जो है आपको मेमल्स में आ जाते हैं। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। मानव मस्तिष्क में कितने नीले होते हैं? मानव मस्तिष्क में कितने नीले होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। 4 नीले होते हैं मानव मस्तिष्क में, टोटल 4 नीले होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में कौन मानव मूत्र का एक असमान घटक है? तो इसका जो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव मूत्र में इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है मानव मूत्र में नहीं पाया जाता है। वही सोडियम की बात करें तो यह भी आपको मानव मूत्र में, मतलब यूरिन में पाया जाता है। यूरिया भी यूरिन में पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीवर। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसको इंग्लिश में हम लोग लीवर भी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी है? तो कुल शक्ति हमको फाइंड आउट करना है। तो गिवन डाटा है, गिवन जो है हम लोग को इसमें से आर दिया हुआ, रेसिस्टेंस दिया हुआ 1.5 ओम, अब वोल्ट जो टोटल दिया हुआ है 150 वोल्ट। तो हम लोग को पी पावर जो है हमको कैलकुलेट करना है। तो पावर, जैसा कि हम जानते हैं पावर इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी का जो वैल्यू है 150 का स्क्वायर अपॉन आर का वैल्यू है 1.5। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये आपको आ जाएगा 15,000 वाट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 15,000 वाट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। पानी की बूंदों का तौलिए पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण है? पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकने का क्या कारण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आसंजक बल। आसंजक बल के कारण पानी की बूंद जो है तैलीय पृष्ठ पर चिपकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 घंटा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो टाइम पीरियड पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2π√L/g। तो L/g का जो वैल्यू होता है चंद्रमा पे घटता है, इसलिए टाइम पीरियड का वैल्यू जो हो जाएगा वह बढ़ेगा चंद्रमा पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ेगा। टाइम पीरियड का वैल्यू जो है चंद्रमा पे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? एक्स किरणें जो है किस प्रकार की तरंग है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? तो टोटल कितना इमेज बनता है? प्रतिबिंबों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनता है। यदि दो पैरेलल मिरर रखा जाए तो उसके बीच जो कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका जो इमेज बनेगा, इमेज इज इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70वां क्वेश्चन है वर्णधता नमक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो वर्णधता, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, इसको किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। यह एक्स लिंक्ड डिजीज है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसका, यह जो है जेनेटिकली डिजीज है। फाइन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? इसमें से कौन इनर्ट गैस है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑर्गन जो है इनमें से इनर्ट गैस है। यदि इनर्ट गैस की बात करें, इनर्ट गैस की, तो यह है जीरो ग्रुप में पड़ता है। जीरो ग्रुप में पड़ने वाला इनर्ट गैस जो है उसमें है हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेंडन इत्यादि। ये सब सारे के सारे जो है ये है आपके इनर्ट गैस हैं। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेरियम जो है, बेरियम के कारण जो है आतिशबाजी में हरा रंग दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में किसे बिलियन भी कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समांगी मिश्रण को इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। एल्युमिनियम को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? एल्युमिनियम को जो है किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत अपघटन विधि द्वारा एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है। यदि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लें एल्युमिनियम का, तो इसका जो ओर्स होता है, बॉक्साइट होता है, क्रोलाइट जो होता है इसका, ये सभी इसके अयस्क होते हैं, ओर्स होते हैं। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइकेन जो है वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। टर्न अराउंड इंडिया 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? तो टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर.पी. गुप्ता इज द करेक्ट आंसर। यह जो बुक है, यह जो पुस्तक है, यह हमें इकोनॉमिक अवेयरनेस के बारे में बताता है। इकोनॉमी अवेयरनेस के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो नॉलेज मिशन नामक प्लेटफॉर्म को, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल ने हाल ही में नॉलेज मिशन नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भवानी देवी को जापान ओलंपिक के लिए सिलेक्ट किया गया है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलुरु में अभी हाल फिलहाल में एसी रेलवे टर्मिनल को स्टेबलाइज किया गया है। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। हाल ही में किस राज्य ने नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है? नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा किस राज्य ने किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल ने चिल्ड्रन के लिए नाव पुस्तकालय जो है यह चिल्ड्रन के लिए खोला गया है, ताकि चिल्ड्रन जो होगा बोटिंग के साथ साथ रीडिंग भी कर सके, बोटिंग वाइल रीडिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81।
सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने ही राष्ट्र मतदान कराया गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। वर्ष 2021 में दस्तलिक 2 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, भारत उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच यह जो दस्तलिक 2 सैन्य अभ्यास कराया गया था, और यह इसका जो आयोजन हुआ था यह उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड के रानीखेत जगह एक है, वहीं पे इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। भारत में सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? सहतूत बांध के लिए जो है समझौता किया गया है अफगानिस्तान से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, अफगानिस्तान के साथ समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में किस भारतीय लघु फिल्म को चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिट्टू। बिट्टू को 10 लघु फिल्मों की भारतीय लघु फिल्मों में चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में बीपीसीएल के प्रोपिलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल। केरल में हाल ही में प्रोपिलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको हम लोग ISA इंटरनेशनल सोलर एलियंस भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर अजय माथुर को ISA का चेयरमैन चुना गया है। ISA इसके पहले तेरी के चेयरमैन थे, इसके पहले इन्होंने यह तेरी के चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका। दुनिया की सैन्य क्षमता की बात करें, सैन्य क्षमता की रैंकिंग की बात करें, उसमें USA सबसे पहला है, सेकेंड में चाइना है, और थर्ड में रसिया है, और फोर्थ में इंडिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU की मंजूरी प्रदान की है? किस देश के साथ MOU की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है हुनर हाट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया, जिसका थीम था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल जो था हुनर हाट 2021 का थीम था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। किस प्रसिद्ध लेखक या लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। कोविड-19 टीकाकरण का अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत भारत में कब की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 जनवरी 2021। 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 टीकाकरण का अभियान भारत में सबसे पहला अभियान शुरू किया गया था, प्रथम चरण में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में कौन सा देश G7 2021 की मेजबानी करेगा? G7 2021 की मेजबानी कौन सा कंट्री करेगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है G7 2021 का मेजबानी करेगा। यह जो है G7 का 47वां संस्करण है, 47वां संस्करण है G7
G7 2021 जो है, सॉरी एक मिनट, 47वां जो संस्करण है यह आपका G7 2021 है। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा जारी किया गया है? ई ज्ञान मित्र ऐप, ई ज्ञान ऐप मित्र किस यूनियन टेरिटरी के द्वारा जारी किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप के द्वारा ई ज्ञान मित्र ऐप लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शक सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10वां स्थान। 10वां स्थान इज द करेक्ट आंसर। फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। केंद्रीय बजट 2021 से 2020 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2020 से 21 के बजट में 100 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। 50 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 50 और से 100 के बीच जितने भी अभाज्य संख्या है उसके सम को ज्ञात करना है हमको। तो जितना भी अभाज्य संख्या उसको लिखिए। सबसे पहला अभाज्य संख्या होगा 51, फिर होगा 53, फिर होगा 59, फिर होगा 63। इस तरह से आप टोटल सभी संख्या को 100 के अंदर जितनी भी संख्या को जोड़िएगा तो आपको 732 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 732। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। एक विद्यार्थी को एक संख्या में 3 से गुना करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 3 से भाग कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 72 कम प्राप्त हुआ। तो संख्या ज्ञात करिए। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी विद्यार्थी को एक संख्या में 3 से गुना करने के लिए कहा गया है, तो वह गुना के जगह भाग कर देता है, तो आंसर में 72 कम हो जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लिया जाए कि वो संख्या x है, लेट नंबर इज इक्वल टू x, वह संख्या x है, तो x से गुना करने के लिए कहा गया, तो गुना करते तो इसमें ओरिजिनल संख्या y प्राप्त होता है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया, उसे x में भाग दे दिया। x में जब भाग दिया तो इसको जो ओरिजिनल संख्या y है, y से इसको 72 कम प्राप्त हुआ, y से 72 कम प्राप्त हो गया। यही दो इक्वेशन कर रहा है इस क्वेश्चन में। तो अब सॉल्व कीजिए। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। तो वो देखिएगा, तो इससे x का वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाल के इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो हो जाएगा आपका 3 इंटू वाई माइनस 72 इंटू 3 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 3y माइनस 72 इंटू 3। एक मिनट यहाँ से देखिए, यहाँ इसको डिलीट करते हैं। तो यहाँ से जब सॉल्व करिएगा तो 3 इंटू 3 9y माइनस 72 इंटू 9 इज इक्वल टू वाई। तो इसको और इस तरह से सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 8y इज इक्वल टू 72 इंटू 9। तो यहाँ से आप आपका 81 जो आता है आंसर, नहीं कहीं तो गलत हुआ है 81। एक मिनट, सॉल्विंग इक्वेशन एक मिनट, फिर से यहाँ से गलत हो रहा है सॉल्व करने में, इसको डिलीट करिए फिर से। तो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 से जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखते हैं, फिर से करते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 से सॉल्व जब करते हैं तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू हम पुट करते हैं 3y माइनस 72 इंटू 3
इज इक्वल टू हो जाता है आपका y, ठीक है। तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं, 9y इक्वल टू 9 इंटू 72 इज इक्वल टू y। गलत कहाँ हो रहा है? हाँ यहाँ दोस्तों सही जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग देखिए y जो निकल जाएगा आपका, यहाँ सॉल्व करिएगा तो y 81 निकल जाएगा। इस y का वैल्यू जो 81 को हम लोग जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो वहाँ से देख लीजिएगा तो x का जो वैल्यू आ जाएगा आपका 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा 27, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। एक कार्यालय में 68% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 38% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो तथा 24 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हो तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? तो देखिए ये आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑफिस में 68% जो कर्मचारी हैं वो आपका क्या पीते हैं? टी पीते हैं, मतलब चाय पीते हैं, टी। और इसमें से 80% जो कर्मचारी हैं ये आपका कॉफ़ी पीते हैं, ये कॉफ़ी पीते हैं। तो और इसमें से कुछ बाद ये जो पार्ट है इसमें से ये जो पार्ट है इसमें से टी प्लस कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो टोटल मान लिया जाए 100% कर्मचारी है हमारे पास, 100% में 68% जो है टी पीते हैं और 38% कॉफ़ी पीते हैं। तो देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते होंगे, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, हम लोग एक फार्मूला पढ़े हुए हैं, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं एन, जैसे टी को हम लोग एक जगह टी लिख देते हैं, टी यूनियन सी इज इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। तो अब इसका वैल्यू यदि इसको बैठाते हैं, इसको यदि वैल्यू को पुट करिएगा तो एन ये 100 हो गया आपका, 100% है। ये सारे के सारे पूरा कंपनी में जो एम्प्लॉय है 100 है, इज इक्वल टू एन टी जो है 68 है प्लस एन सी जो है 38 है। तो ये माइनस एन इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये पार्ट इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकल जाएगा एन टी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ से आप सॉल्व करिएगा तो ये एन इन टी इंटरसेक्शन सी जो है ये आपका निकल के आ गया 6%। तो ये जो आपका जो ये पार्ट है ये आपका निकल के आ गया 6%। तो 6, अब देखिए यहाँ 24 कर्मचारी है जो कि दोनों टी प्लस एन जो है एन टी इंटरसेक्शन जो सी है ये आपका 24 है, जो दोनों चाय प्लस कॉफ़ी दोनों का सेवन करते हैं। तो यदि 6 कर्मचारी है एक 100 में, तो 24 कर्मचारी कितने में होंगे? तो 100/6 इंटू 24। तो यह देखिए 4 बार में कट जाएंगे तो टोटल 400 कर्मचारी होंगे जो कि टी एंड कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो ये 400 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 400, ठीक है। अब इसको डिलीट कर देते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब इसको डिलीट कर देते हैं ताकि आगे वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 99। अच्छा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले डाटा को शुद्ध कर लीजिए, डाटा गलत दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 54,000 है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए ने 36,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 लगाकर इस व्यापार में सरदार हो गया। तो 54,000 लगाकर यह भी व्यापार साथ साथ शुरू कर लिया। यदि वर्ष के अंत में उसका लाभ, दोनों का लाभ का जो रेशियो है 2:1 है, तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना है? तो देखिए क्या कर रहा है, ए का जो पूंजी है वो है आपका 36,000 और बी का जो पूंजी है वो है 54,000 है, ठीक है। और समय जो है टी
टी इज इक्वल टू 1 ईयर है, 1 ईयर के लिए यह बिजनेस करता है, ठीक है। और दोनों के प्रॉफिट का जो रेशियो है यह दिया हुआ 2:1। पी ए, मान लीजिए प्रॉफिट पी का ए है और प्रॉफिट बी का पी बी है, दोनों का रेशियो जो दिया हुआ है 2/1 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यदि प्रॉफिट निकालते हैं एक साल के लिए ए का, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो ए का प्रॉफिट आपका हो जाएगा 36,000, मान लीजिए आर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, 1 ईयर के लिए निकालते हैं 1 ईयर अपॉन 100, ये हुआ ए का प्रॉफिट अपॉन, अब बी का निकालिए, बी का दिया हो 54,000, 54,000 गुना आर % इंटरेस्ट रेट तो सेम ही है, लेकिन मान यह कितने दिन के लिए, इसके लिए तो टाइम फिक्स है ही नहीं, यह कब कितने दिन के लिए रहा। तो मान लीजिए एक्स ईयर के लिए ये काम किया साथ में, तो एक्स ईयर अपॉन 100 इज इक्वल टू आपका है 2:1। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो ये सब कट के आपका आ जाएगा 36,000 अपॉन 54,000 इंटू एक्स अपॉन इज इक्वल टू 2:1, ठीक है। तो यहाँ जब सॉल्व करिएगा तो एक्स का जो वैल्यू आपका आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 36 अपॉन 54 इंटू 2, इतना ईयर आपका एक्स हो गया। तो ये इतना हो गया एक्स, तो एक्स को यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ एक्स इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 36 अपॉन 54 इंटू 2 ईयर। इसको यदि मंथ में बदल देंगे तो 36 अपॉन 54 इंटू 2 इंटू 12, इतना ईयर, इतना मंथ या काम, मतलब इतना मंथ या बिजनेस किया है। तो आपका 2 से 18, 18 से 3 और ये 3 से 4 मंथ जो है ना, यह 4 मंथ काम किया। एक्स का वैल्यू हो गया आपका 4 मंथ यह काम किया। तो कितने मंथ बाद शुरू किया, तो 8 मंथ, तो 8 मंथ 4 मंथ काम किया, तो 8 महीने बाद शुरू किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 मंथ, 8 माह जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का जो है अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। 120 मीटर तथा 148 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी 132 मीटर और 148 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो देखिए दो रेलगाड़ी है, एक का लेंथ 132 मीटर है और दूसरा का लेंथ जो है 148 मीटर है, और एक जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और एक है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाइए। मान लिया जाए यह रेलगाड़ी ए है, यह जा रहा है आपका 30 किलोमीटर प्रति आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है ईस्ट की ओर। वहीं रेलगाड़ी बी है, ये रेलगाड़ी बी है, ये जो आपका जा रहा है 42 किलोमीटर पर आवर की ओर से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 42 किलोमीटर। और इसका जो लेंथ है 132 मीटर है। यदि इसको किलोमीटर में बदल दें तो 132 अपॉन 1000 किलोमीटर इसका लेंथ है। और इसका लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ बी का, तो यह हो जाएगा आपका 148 अपॉन 1000 किलोमीटर। तो एक फार्मूला हम लोग जैसे जानते हैं, एक्स रिलेटिव इज इक्वल टू होता है वी रिलेटिव इंटू टी, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। तो एक्स रिलेटिव आपका क्या हो जाएगा, 132 प्लस 148 अपॉन 1000, यही ना हो गया आपका पूरा लेंथ। 132 मीटर प्लस 148 मीटर और 1000 से भाग दे दिए तो ये आपका किलोमीटर बन गया। और रिलेटिव वेलोसिटी आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 30 प्लस 42, 30 प्लस 42 किलोमीटर हो गया आपका इंटू टाइम। तो यहाँ से आप सॉल्व करिएगा तो ये जो टाइम आपका निकल के आ जाएगा, ये हो गया आपका 280 अपॉन 1000 अपॉन ये 72, ये हुआ आवर में। तो इसको जब सेकेंड में बदलिएगा तो 280 अपॉन 1000 इंटू 72 इंटू 3600। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 14 सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 सेकेंड, ठीक है। तो आज का सारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड जो लोग इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग इस चैनल पे हमेशा हर एक दिन एक वीडियो 100 क्वेश्चन का एक सेट प्रत्येक दिन डालते हैं।
तो जो लोग अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ही लें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।